मैं हूँ प्रिया। आज हम लोग साथ में शुरू करते हैं पॉलिटिकल बुक्स, जो कि यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये कोई भी टॉपर हो या कोई भी टीचर हो, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटी रिकमेंड करता है। जो लक्ष्मीकांत की बुक ही रिकमेंड करता है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग पॉलिटी का रीडिंग। सो आज से मैं आपको डेली आपको वीडियो डालूंगी, जो कि हम लोग साथ में मिलकर इस बुक को पढ़ेंगे। मोस्टली टीचर, ऑलमोस्ट टीचर यूट्यूब में इम्पोर्टेंट चीज़ें बताते हैं, जो कि बोर्ड में होता है। तो मेरे पास बोर्ड तो नहीं है, बट मेरे पास बुक है, तो मैं डायरेक्ट आपको इस बुक से ही पढ़ाऊँगी। आपको जो भी इम्पोर्टेंट लगे सो आप वीडियो को पॉज़ करके नोट कर सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। आप ये लोग देख सकते हैं, ये पॉलिटी की बुक है। आज हम लोग इसी का रिवीजन शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट चैप्टर कौन सा है। तो फर्स्ट चैप्टर आपका है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। आज सबसे पहले जिसमें कि हम पढ़ेंगे कंपनी का शासन और ताज का शासन। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट लाइन लिखी होंगी उसको पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन लोगों के पास बुक्स नहीं है तो वो बुक्स का लेने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको सीधे बुक से ही पढ़ाने वाली हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। कंपनी, जो अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थी, ने 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिए थे। इसके तहत भारत में उसके क्षेत्रीय शक्ति बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज क्राउन ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्ष अपने हाथों में ले लिया। यह शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तथा अनवरत रूप से जारी रहा। स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत के लिए एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। यहाँ इसको अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। यद्यपि संविधान और राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई थीं, तथापि ब्रिटिश शासन में कुछ घटनाएं ऐसी भी थीं जिनके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित की गई थी। इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा। उनके बारे में विस्तृत व्याख्या दो शीर्षों के अंतर्गत क्रमबद्ध रूप में दी गई है। सबसे पहले कंपनी का शासन, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने देश में आई थी उसका पूरे देश पे शासन था। उसके बाद सम्राट का शासन, जो वहाँ की क्राउन थी, यानी कि जो वहाँ की महारानी थी एलिजाबेथ। फिर उसके बाद में कंपनी का शासन हटा के उनने सीधे भारत पे अपना शासन कर लिया था। तो उसके बाद में इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली एवं इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थी। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पदनाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। उल्लेखनीय है कि ऐसे पहले गवर्नर लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1974 में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसने भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। अब हम लोग पढ़ते हैं जो संशोधन हुआ था 1781 का संशोधन अधिनियम। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की खामियों को ठीक करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पारित किया, जिसे बंदोबस्त कानून
एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इस कानून की निम्नलिखित विशेषताएं थी। इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्याय के क्षेत्राधिकार से बरी अथवा मुक्त कर दिया। उनके ऐसे कृत्यों के लिए जो उन्हें पद धारण के अधिकार से किए गए थे, उसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी उनकी कार्य करने के दौरान की गई कार्रवाइयों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया था। इस कानून में राजस्व संबंधी मामले तथा राज्य वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर कर दिया गया था। इस कानून द्वारा कलकत्ता, जो कि इस समय का कोलकाता, के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया था। इसमें यह भी व्यवस्था बनाई गई कि न्यायालय हिंदुओं के निजी कानूनों के हिसाब से हिंदुओं तथा मुसलमानों के निजी कानूनों के हिसाब से मुसलमानों के वाद या मामले तय करे। इस कानून द्वारा यह व्यवस्था भी की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इस काउंसिल के यहाँ दायर हो, न कि सर्वोच्च न्यायालय में। इस कानून में गवर्नर जनरल इस काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों द्वारा काउंसिलों, प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल्स के लिए नियम विनियम बनाने के लिए अधिकृत किया। और जो अगला आपका एक्ट है 1786 अधिनियम, तो 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उसने यह पद स्वीकार करने के लिए दो शर्त यह रखी। एक नंबर, उसे विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णयों को अधिवावी करने अथवा न मानने का अधिकार हो। दूसरा नंबर, उसे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। उपयुक्त शर्तों को 1786 के कानून में प्रावधानों के रूप में जोड़ा गया। अब आता है 1793 का चार्टर्ड कानून। इस कानून की निम्नलिखित विशेषताएं थी। इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिल के निर्णयों के ऊपर अधिवावी शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर जनरल एवं प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों तक विस्तृत कर दिया गया। इसने गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की। और इसमें भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया। इसने कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई, बशर्ते कि उसे उसी रूप में नियुक्त किया गया हो। इसमें व्यवस्था दी गई कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व में से ही भुगतान किया जाए। और अगला आपका आता चार्टर्ड एक्ट 1813। इस कानून ने भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिए। व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया, यानी भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। तब भी इस कानून चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार में कंपनी के एकाधिकार को बहाल रखा। इस कानून ने भारत में कंपनी शासित क्षेत्र पर ब्रिटेन के राजा की
प्रभुता को प्रकट व स्थापित किया। इस कानून ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों का प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की। इस कानून ने भारत के ब्रिटिश इलाकों में व सिंधों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था दी। इस कानून ने भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों कर लगाने के लिए अधिकृत किया। कर भुगतान नहीं करने पर दंड की व्यवस्था की। 1774 का पिट्स इंडिया एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 में पारित किया गया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में अस्तित्व में आया। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थी। इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया। इसने निर्देशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नए निकाय का गठन कर दिया। इस प्रकार द्वैध शासन की व्यवस्था का आरंभ किया गया। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रण भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करें। इस प्रकार यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। 1833 का चार्टर अधिनियम ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थी। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। इसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थी। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसने मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को विधायिका संबंधित शक्तियों से वंचित कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानूनों के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए। चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इसे प्रावधान को समाप्त कर दिया गया।
अब आता है 1853 का चार्टर अधिनियम। 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश शासन संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थीं। इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद और जोड़े गए। इन्हें विधान पार्षद कहा गया। दूसरे शब्दों में इसने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया, जिसे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया। इसमें वही प्रक्रिया अपनाई गई जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया। इसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की जरूरत थी। इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई और इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति हुई। इसने कंपनी के शासन को विस्तृत कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। लेकिन पूर्व अधिनियमों के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया था। इसमें स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता था। तो इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा के स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। अब आता है ताज का शासन। तो ताज का शासन 1858 से 1947 तक लगा। 1858 का भारत शासन अधिनियम। इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1757 के विद्रोह के बाद किया गया, जिसमें भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाले अधिनियम नाम के प्रसिद्ध इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया। दोस्तों, आज आपने पढ़ा पॉलिटी का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है उसका हाफ पोर्शन आपने पढ़ लिया है। और मैंने पूरा इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं बनाना चाहती थी। तो जिन लोगों के पास बुक्स नहीं है तो उनके लिए तो काफ़ी अच्छा है, पढ़ सकते हैं। और जो भी उनको उसमें कुछ इम्पोर्टेंट लगता है तो वीडियो को पॉज करके उसके नोट्स भी बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और सपोर्ट करें। धन्यवाद।